बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर, और इन एप्लीकेशंस के लिए भी हम वही स्टेप्स यूटिलाइज़ करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने आपको एम्पेयर्स लॉ में लिखवाए। उनको मैं ज़रा रिपीट कर दूं तो कुछ इस तरह से थे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एम्पेरियन सरफेस ड्रॉ करें। नंबर 2, उस एम्पेरियन सरफेस के अंदर फ्लो होने वाली करंट फाइंड करें। नंबर 3, आप उस एम्पेरियन सरफेस के ऊपर से पास करने वाली फील्ड लाइंस की वैल्यू को फाइंड आउट करें। और लास्ट पे इनकी प्रोपोर्शनैलिटी यानी एम्पेयर्स लॉ एक्चुअली में लगा लें। अब ये चीज़ हम इसके एप्लीकेशन के अंदर यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वह एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ। और उन एप्लीकेशंस में जो हमारी पहली एप्लीकेशन है यह है कि फाइंड field inside the solenoid। फील्ड को फाइंड आउट करें सोलेनॉइड की इनसाइड। एंड व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड किसको आप बोलेंगे? सोलेनॉइड एक्चुअली में हम बोलते हैं एक वाइंडिंग वायर को ऑन एन नॉन मैग्नेटिक सिलेंडर। सिलेंडर किसे बोलते हैं? ये हमारा जिस तरह से पेंसिल है, पेन है, इसके ऊपर अगर मैं एक वायर को लपेट दूं किस तरीके से, सपोज दैट इस तरह से वायर को पकड़ूं और इस सिलेंडर के ऊपर इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड करीब करीब करके इस तरह से लपेट दूं, तो जो हमारे पास इसको उतारने के बाद फाइनली स्प्रिंग की शेप निकलेगी इस वायर की, उसको हम सोलेनॉइड का नाम दे देंगे। ये जो स्प्रिंग नुमा शेप आपको नज़र आ रही होगी ये आपके पास सोलेनॉइड आ जाए। इस तरह आप किसी भी कॉपर वायर को किसी नॉन मैग्नेटिक सिलेंडर के ऊपर लपेटें तो जो स्प्रिंग नुमा शेप आपको मिलेगी वो सोलेनॉइड कहलाएगा। उस सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास करें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कराना। याद होगा आपको कि मैंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के अंदर यानी चैप्टर 13 में आपको ये चीज़ सिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ पे मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया था कि एक सोलेनॉइड बॉन्डिंग वायर का जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा दिखाई देता है। तो आज हमने उस के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन करते हैं। अ वाउंडिंग कॉपर वायर ऑन non-magnetic cylinder is known as solenoid. This is the definition of solenoid. इसमें एक्चुअली में क्लोजली स्पेस्ड वायर्स होती हैं जो करीब करीब लपेटी गई होती हैं, जिस वजह से इसका नाम सोलेनॉइड हम रख देते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी वर्किंग को समझना है कि किस तरह से ये काम करेगा। वर्किंग जब बेटे इस सिलेंडर में करंट फ्लो करेगी
सॉरी सोलेनाइड में करंट फ्लो करेगी तो इसमें हर एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअल होगा। फिर जब वो क्लोज स्पेस्ड होंगी तो वो कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएंगे, तो नेट रिजल्ट में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दे रहे होंगे। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जो लुक है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट हमें नज़र आ रही होगी, जिस वजह से हम इसको बार मैग्नेट जैसा भी कहते हैं। तो हम इसमें कहते हैं कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू दिस सोलेनाइड then magnetic field of all the closely spaced wire added to each other and gives a strong magnetic field. तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दे रही होगी। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम देखें तो ये हमें सोलेनाइड नज़र आई, ये इस सोलेनाइड की दो वायर्स हमें बाहर निकलती दिखाई, इधर से करंट दाखिल हुई, इधर से बाहर निकल। तो इस करंट की वजह से इसके अंदर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसके करीब वाली का भी, इसके करीब वाली का भी, इसके करीब वाली का भी। तो हमें जब ऐड होंगे तो ये इस तरह से फील्ड लाइंस स्ट्रेट नज़र आएंगी, कोनों से जाकर ये कर्ल हासिल कर लेंगे, लेकिन ये ऐसे नज़र आएंगे। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं और करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। अब इस के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर हम देखेंगे इधर से हमने करंट दाखिल की है और ऊपर से बाहर को निकल रही है। तो इस तरह से करंट दाखिल की और ऊपर से बाहर को निकल रही है, तो ऊपर इस जगह से भी बाहर को निकल रही है, इधर से फिर क्या हो रही, इंटर हो रही, इधर से बाहर को निकल रही, इधर से इंटर हो रही, इधर से बाहर को निकल रही नजर आएगी, इधर से इंटर हो रही। यानी अगर आप सोलेनॉइड को ऐसे देखें तो इस तरह से वायर लपेटी है, तो ये इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। इधर से करंट ऊपर से आपको हर टर्न में बाहर को आती हुई नजर आएगी, नीचे से हर में अंदर को जाती है। जो कि पीछे वाला हिस्सा तो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको ऊपर वाले टॉप व्यू को मैं ये वायर्स बना देता हूँ। ये सोचें कि ये हमारी वायर्स हैं, ये बॉटम से नज़र आने वाली वायर्स, ये पॉइंट्स जिसमें से वायर दाखिल हो। ऊपर से करंट बाहर को आ रही है, तो बाहर को आने वाली करंट जो है वो आप क्रॉस के साथ शो करते हैं, और अंदर को दाखिल होने वाली करंट जो है वो डॉट से शो कर रहे होते हैं। तो इसको अगर हम दो कन्वेंशंस हम इसकी पिछले आर्टिकल में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बाहर को आ रही है, तो उसको डॉट के साथ, और अगर इनवर्ड जा रही है तो उसको क्रॉस के साथ शो करते हैं। इसमें इन तमाम में करंट बाहर को आ रही है, तो इसमें तमाम में डॉट लगा देता हूँ। ये डॉट शोज डैट कि यहाँ से ये एक्चुअली में दायरे मैंने किस लिए लगाए, ये समझे कि वायर्स के वो पार्ट्स हैं जो आपको टॉप से नज़र आ रहे थे, तो उनके ऊपर आपने सर्कल लगा दिया। यानी यहाँ पे मैंने सर्कल लगा दिया, यहाँ पे मैंने सर्कल लगा दिया, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, इसी तरह बॉटम पे भी मैंने सर्कल लगा दी। तो ऊपर से करंट बाहर निकल रही है, नीचे से करंट दाखिल हो रही है। दाखिली के लिए आप क्रॉस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या आपने टॉप व्यूज़ ऑफ द वायर्स एंड बॉटम व्यूज़ ऑफ द वायर जो है वो ड्रॉ कर ली। अब इसमें से हर वायर का मैग्नेटिक फील्ड
एक दूसरे में ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? लेट्स सपोज दैट इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक वायर है जिसके करंट बाहर को आ रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आई, ठीक है। दूसरी में से भी इसी तरह वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। अब ये ज़रा देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी इस सिमत में, अगला भी इस सिमत में। अगर ये यहाँ से मैं हटा दूँ तो ऐसे नहीं लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही। इसी तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही, इसी तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही। तो नेट रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो हमें इन तमाम की मैग्नेटिक फील्ड्स को जब रिजल्टर में बनाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये फील्ड लाइन जा रही। इसी तरह ये दूसरी फील्ड लाइन, ये तीसरी फील्ड लाइन, और जो किनारों से आएगी वो ऐसी जाए, किनारों पर जाकर बेंड हो जाए। तो ये हमारे पास इन फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब बेटे ये तो सोलेनॉइड एक्चुअल शेप में, ये मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली ताकि मुझे इसको पढ़ना या समझना जो है वो आसान हो जाए। अब हमने पहला स्टेप इसका क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके बना लेता हूँ दोबारा। ये हमारे सामने इसकी बन गई डायग्राम के जिसमें हमने फील्ड फाइंड करना। अब ये जो ग्रीन कलर से आपको फील्ड लाइन नज़र आ रही हैं, जो कि नॉर्थ पोल इधर नज़र आ रहा है, साउथ पोल इधर नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ कर, एम्पीरियन सरफेस हमेशा क्लोज होगी। इस क्लोज एम्पीरियन सरफेस को मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम मैं रख देता हूँ A, B, C एंड D। इसमें इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस डेट इज़ L1, इस डायरेक्शन में है तो L2, इस सिमत में है तो L3, इस सिमत में है तो L4। हमने फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फाइंड करनी है, ये आपने अपना टास्क याद रखना। तो एम्पीरियन सरफेस क्लोज थी तो उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड इस तरह से किया कि हर सेगमेंट स्ट्रेट लाइन नज़र आए, A से B तक, B से C तक, C से D तक एंड D से A तक। L1, L2, L3 और L4 के नेम से हमने शो किया। अब बेटे आप इसमें डायरेक्टली एम्पेयर्स लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपने कर लिया। पहले स्टेप क्या है? नंबर 1 कि इमेजिन अ क्लोज एम्पीरियन सरफेस, देन divided into small segments L1, L2, L3 and L4। ये हमने इसके स्मॉल सेगमेंट्स। दूसरा स्टेप हमारा होता था कि फाइंड करंट पासिंग थ्रू एन एम्पीरियन सरफेस। उस एम्पीरियन सरफेस के अंदर से फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करें। अब बेटे इमेजिन करें कि एक कंडक्टर में अगर करंट I फ्लो हो रही है तो इस एम्पीरियन सरफेस में 1, 2, 3 कंडक्टर्स हैं, तो कितनी करंट फ्लो होगी? 3I। अगर 4 होंगे तो 4I, 5 होंगे तो 5I। अब चूँकि ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इसका कोई फिज़िकल वजूद नहीं है। एक स्टूडेंट इसको 3I सोच सकता है, एक को 4I सोच सकता है, एक 5 टर्न रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो फिर हम इसको एक जनरल मीनिंग दे देते हैं N × I। अब N की वैल्यू हर स्टूडेंट अपने लिहाज से डिफ़ाइन कर लेगा। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि करंट फ्लो नंबर 2 पे, करंट फ्लो थ्रू एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन सरफेस के अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो किससे बराबर हो जाएगी? N × I। अब N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए। किसके नंबर ऑफ टर्न्स? थ्रू क्लोज सरफेस, यानी क्लोज एम्पीरियन सरफेस के अंदर जो टर्न्स हैं
उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जा रहा है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्लोज सरफेस के अंदर की टर्न्स की वैल्यू किससे निकाली जा सकती है, तो उसको हम टर्न डेंसिटी से निकाल सकते हैं। टर्न डेंसिटी क्या है? टर्न डेंसिटी इज स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L। दिस कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, या लेंथ ऑफ दैट एम्पेरियन सरफेस, जो भी उसकी आपने इमेजिन की हुई है L1, तो उसको मैं L1 भी लिख सकता हूँ। तो अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L1 आ जाएगी। स्मॉल n इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इन दोनों के अंदर फर्क है। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू क्लोज सरफेस, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसको अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेंथ ऑफ दैट एम्पेरियन सरफेस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर से करंट और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए वो लाइन जो मैंने आपको कभी सिखाई थी फॉर द डेंसिटी, मैंने वहाँ पे आपको सिखाया ये था कि डेंसिटी के लिए ये होता है कि आप किसी भी डेंसिटी की मैस डेंसिटी की बात करते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के साथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैस डेंसिटी को अगर आप ग्लास के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्लास में पानी आ जाए, जग के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जग के वॉल्यूम की बात हो जाएगी, तो जग के अंदर आने वाला पानी जो है वो निकल आएगा। इसी तरह इस टर्न डेंसिटी को जिस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ के अंदर आने वाली टर्न्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो टर्न डेंसिटी आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन होती है, और उसको अगर आप L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये L1 वैल्यू होगी, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास L1 क्या चीज़ आ जाएगी? L1 इज़ द लेंथ ऑफ दैट एम्पेरियन सरफेस। तो उस एम्पेरियन सरफेस के अंदर आने वाली टर्न्स आपको मिल जाएंगी, और जब एम्पेरियन सरफेस के अंदर आने वाली टर्न्स मिल गई तो एक कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल करंट आ जाएगी जो करंट उस एम्पेरियन सरफेस में से फ्लो कर रही है। छोटी सी बात है लेकिन इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक कंडक्टर की करंट मौजूद है, मैंने उन तमाम कंडक्टर्स की करंट फाइंड करनी है जो एम्पेरियन सरफेस में आ रही हैं। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि एक कंडक्टर की करंट को नंबर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द एम्पेरियन सरफेस से मल्टीप्लाई कर दें। अब एम्पेरियन सरफेस के अंदर कितने कंडक्टर आ रहे हैं ये तो अब मुश्किल काम है, इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो ये चूँकि हर बंदे ने अपनी अपनी एम्पेरियन सरफेस सोची है, किसी की एम्पेरियन सरफेस की लेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है, तो कंडक्टर्स तो बदल जाएंगे। तो हम कहेंगे आप टर्न डेंसिटी को उस एम्पेरियन सरफेस की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। टर्न डेंसिटी कांस्टेंट होगी, अब जो मर्जी बंदा अपनी मर्जी के हिसाब से लेंथ से मल्टीप्लाई करे उसके कंडक्टर्स आ जाएंगे, और उन कंडक्टर्स की तादाद को एक कंडक्टर की करंट से मल्टीप्लाई कर दें। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो। तीसरा स्टेप इसका ये है कि हमने अप्लाई द एम्पेयर्स लॉ, अप्लाई एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ क्या है कि समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल, बी आई डेल्टा एल आई, आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल करंट थ्रू एम्पेरियन सरफेस। उस एम्पेरियन सरफेस के अंदर से फ्लो होने वाली करंट से मल्टीप्लाई। एम्पेयर्स लॉ में वो एम्पेरियन सरफेस में से फ्लो होने वाली करंट आई थी तो आई से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें n इंटू L1 है तो L इंटू L1 इंटू आई, सॉरी स्मॉल n इंटू कैपिटल N इंटू आई, कैपिटल N की वैल्यू हमने निकाली थी स्मॉल n इंटू L1 इंटू आई, तो ये है तो इसकी जगह ये आ जाएगी। तो अब बी डॉट डेल्टा एल लिखें। बी डॉट डेल्टा एल किस तरह लिखें? B1 डॉट डेल्टा L1 प्लस B2 डॉट डेल्टा L2 प्लस B3 डॉट डेल्टा L3 प्लस B4 डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू।
अब देखें, चूँकि चार लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, तो इसलिए मैंने 4 दफ़ा बी डॉट लगा दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। तो पहली में देखें, B1 इस सिमत में, L1 भी इस सिमत में, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसको ओपन करते हैं, B1 डेल्टा L1 कॉज ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा, प्लस लेंथ ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, एंगल 90 आएगा, तो आ जाएगा B2 डेल्टा L2 कॉज ऑफ 90 डिग्री, प्लस यहाँ पर B की वैल्यू ही नहीं है तो B इज इक्वल टू 0 आ गया, डॉट डेल्टा L3 आ गया, प्लस यहाँ पर फिर 90 एंगल आ गया, तो मेरे पास आ गया B4 डेल्टा L4 कॉज ऑफ 90 डिग्री। अब जहाँ पे कॉज ऑफ 90 है वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये 0 इसलिए हो चुका मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये दो 0 इसलिए हुए चूँकि कॉज ऑफ 90 आ गया। अब मेरे पास कॉज ऑफ 0 डिग्री जो होता है ये 1 के बराबर है, तो मैं इसमें ओपन करूं तो मेरे पास इस समेशन का आंसर एक छोटी सी टर्म आ गई जो कि आई B1 डेल्टा L1, इसको आप L1 भी कह सकते हैं, ये लेंथ आपकी L1 है। अब B1 L1 ये मेरे पास इस समेशन का आंसर आ गया, और ये समेशन किसके बराबर है, हम यही चीज़ लिखते हैं, समेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। तो समेशन की वैल्यू आ गई B1 L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। टोटल करंट कितनी पास कर रही है, कैपिटल N इंटू L, या हम कह लें स्मॉल n L1 I, ये वैल्यू मैं लिखता हूँ चूँकि L1 दूसरी तरफ भी है, ये कट जाएगा, स्मॉल n L1 इंटू I आ जाए। हाय, हमारा सारे का सारा एम्पेयर्स लॉ ही अप्लाई हो रहा है। एम्पेयर्स लॉ को अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना सीखें कि B डॉट डेल्टा L1 उतनी दफ़ा ओपन करना है जितनी आपके पास लेंथ डिवाइडेड है, 4 है तो 4 दफ़ा ओपन कर लें। फिर हर एक में देखें कि B और L के दरमियान में एंगल कितना है, इसमें 0 है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन के दरमियान, ग्रीन और रेड 90 पर है तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर B ही नहीं है, यहाँ पर ग्रीन और रेड फिर 90 पर आ गए। इस तरह से ओपन करके इस समेशन का आंसर आप निकाल लें। फिर इज इक्वल टू म्यू नॉट, फिर ये पार्ट आपका सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है कि उस एम्पीरियन सरफेस के अंदर की करंट किस तरह से निकालें। तो एम्पीरियन सरफेस के अंदर की करंट निकालने के लिए कैपिटल N इंटू L या स्मॉल n L1 इंटू I निकल आएगा। ये कैसे निकला ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें से जो टर्म कट जाती हैं उसको काट दें, ये से कैंसिल हो गई। अब B1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, B1 B2 B3 उस वक्त लिखा था जब एक से ज़्यादा जगहों पर आप फील्ड ले रहे थे। अब एक ही फील्ड है तो आप लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। तो याद रखिएगा स्मॉल n इज़ नॉट अ नंबर ऑफ टर्न, इट इज़ अ टर्न डेंसिटी, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए राइट हैंड रूल है, लेकिन इसका राइट हैंड रूल कंडक्टर के राइट हैंड रूल से थोड़ा मुख्तलिफ है। कंडक्टर के राइट हैंड रूल में थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनाइड के केस में कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, चूँकि करंट अब घूमता हुआ आ रहा है सोलेनाइड में, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसमें यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, हम फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करें। तो राइट हैंड रूल लिखिए, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सोलेनाइड, your erect thumb indicate the direction of field. This field is similar to the bar magnet field.